भोलापुर शहर में रहने वाली रिंकी 12 साल की एक छोटी सी लड़की थी। उसे जन्म देते समय उसकी मां चल बसी थी। बेटी के पालन पोषण के लिए रिंकी के पापा मनोज ने पूनम से दूसरी शादी कर ली थी। रिंकी की सौतेली मां पूनम को भी एक बेटा था, लेकिन पूनम रिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रिंकी के पापा मनोज के सामने तो वो रिंकी को बहुत प्यार करती, लेकिन जब मनोज घर पर नहीं होते तो रिंकी चल जल्दी से बर्तन मांज और उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। लेकिन माँ, कल स्कूल में मेरा टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, नहीं तो टीचर मुझे धूप में खड़ा कर देगी। हाँ हाँ, पढ़ लिख के तो तुझे बहुत बड़ा कलेक्टर बनना है ना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। चल जल्दी से घर का काम निपटा। हाय, मेरे सिर की ये बला ना जाने कब टलेगी। और हाँ, पापा से कुछ कहा ना तो तुझे घर से निकाल दूंगी। हाँ जी माँ। अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनकर रिंकी छिप छिप कर रोया करती, अपनी माँ को याद करती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। दीदी दीदी मत रो दीदी, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मम्मी तुम्हें भी बहुत प्यार करेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा मोनू। छोटा भाई मोनू रिंकी को चुप कराता और रिंकी चुपचाप घर का काम करने लगती। डर के मारे वो पापा से अपनी सौतेली माँ पूनम की शिकायत भी नहीं करती। शाम को रिंकी के पापा घर आते हैं। आ गए आप? बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। सुनो, मुझे ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है। कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा। तुम मेरा सामान पैक कर दो। पापा, आप कहीं मत जाओ। अरे मेरी बच्ची, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों परेशान हो रही है? जा खाना खा के सो जा। अगले दिन सुबह मनोज शहर से बाहर चला जाता है। रिंकी की माँ तो जैसे इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सारा दिन खाती रहती है चुड़ैल, मुझे खा ले। पूनम रिंकी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जाके घर की सफाई कर, सारा घर गंदा पड़ा है। रिंकी रोने लगती है। तभी उसका छोटा भाई मोनू उसके पास आता है। कुछ नहीं होगा दीदी, तुम इसे खा लो, माँ अभी सो रही है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं मोनू, अगर माँ ने देख लिया तो मुझे फिर मारेगी। और मोनू अपने नन्हे हाथों से रिंकी को खाना खिलाता है। रिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन मनोज का दोस्त विनोद लाला मनोज के घर आता है। वो घर की घंटी बजाता है। जी, आप कौन? मैं मनोज का दोस्त विनोद लाला हूँ। वो तो शहर से बाहर गए हैं, बताइए क्या काम है? कुछ दिन पहले उसने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे, वही लेने आया हूँ। तभी विनोद की नजर ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा रही रिंकी पर पड़ती है। वो उसे बुरी नजर से देखता है। लगता है अब उधार चुकता हो ही जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। दूसरे दिन विनोद फिर से मुकेश के घर जाता है। जी, वो तो अभी नहीं आए हैं। कब तक आएगा वो? मुझे जरा पैसों की जल्दी जरूरत थी। विनोद फिर से रिंकी को घूरने लगता है। पूनम विनोद के इरादे भांप गई थी। लगता है आप किसी और काम से आए हैं। ये लड़की कौन है? ये काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। आ, अगर ऐसी बात है तो इसे मैं ले जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे? ये तो लाखों का माल है, इसके लिए तो कुछ देकर भी जाना पड़ेगा। और पूनम विनोद लाला से रिंकी का सौदा कर देती है। माँ, माँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज माँ, प्लीज माँ। चल हट चुड़ैल, मेरे सिर पर बोझ बनकर कब तक बैठी रहेगी? रिंकी के बहुत रोने गिड़गिड़ाने का पूनम पर कोई असर नहीं हो रहा था। रिंकी का छोटा भाई मोनू ये सब देख रहा था। अरे तू यहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, अंदर जा। विनोद लाला रिंकी को अपने साथ ले जाता है। विनोद लाला की शहर में बड़ी सी राशन की दुकान थी। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो रिंकी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लेता है। रिंकी उसके घर में सारा काम करती और बदले में उसे कुछ बचा खुचा खाने को मिल जाता था। रिंकी कमजोर होती जा रही थी। विनोद कभी उसे छेड़ता तो कभी उसके साथ बदतमीजी करता और कभी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। मत परेशान करो मुझे, जब मेरे पापा आएंगे तो तुझे बहुत मारेंगे। मुझे धमकी देती है?
अभी मजा चखाता हूँ, खरीद कर लाया हूँ तुझे। और विनोद उसे जोर से धक्का दे देता है। रिंकी के सिर पर चोट लग जाती है। रोती बिलखती रिंकी अपनी माँ को याद करती थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मासूम रिंकी की यह हालत देखकर घर का नौकर शंकर उसे दवाई लगाता है और कुछ खाने को दे देता है। शंकर उसे चुप कराता है। शंकर को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अपने मालिक के डर से वो कुछ नहीं बोल पाता था। इधर कुछ दिनों के बाद जब मनोज वापस लौट कर आया। अरे पूनम, रिंकी कहाँ है? रिंकी वो तो आपके जाते ही घर छोड़कर भाग गई। क्या? नहीं, रिंकी ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, सभी दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर, सड़कों पर, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? आप ऑफिस के काम से गए थे, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी वहां पर मोनू आ जाता है और वो सब कुछ सुन लेता है। पापा, मम्मी झूठ बोल रही है। रिंकी दीदी को मम्मी ने बेच दिया है। ये सुनकर मनोज आग बबूला हो जाता है। क्या? तुमने मेरी बेटी को बेच दिया? नहीं, मोनू झूठ बोल रहा है। चुप हो जा डायन। तुझसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचा था रिंकी को माँ का प्यार मिल जाएगा। मनोज पूनम को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। चुड़ैल, जल्दी बता तूने मेरी बेटी को कहां बेचा है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। और मनोज पूनम की डंडे से पिटाई करने लगता है। पापा, आपके दोस्त विनोद अंकल आए थे, रिंकी को वही लेकर गए हैं और उसके बदले में उन्होंने मम्मी को 50,000 रुपए भी दिए हैं। ये सुनकर मनोज भागा भागा विनोद लाला के घर जाता है। विनोद घर पर नहीं था। साहब तो घर पर नहीं है, शायद पास के मंदिर में गए हैं। आपके घर में एक छोटी सी बच्ची रहती है ना, वो कहाँ है? साहब उसे लेकर मंदिर गए हैं। मनोज भागा भागा मंदिर की ओर जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि विनोद लाला हाथों में वरमाला लिए रिंकी के साथ शादी की तैयारी कर रहा था। इधर मनोज के जाते ही विनोद लाला का नौकर पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है। विनोद, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बच्ची के साथ शादी करेगा? नीच, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते तुझे शर्म नहीं आई? मैंने इसे खरीदा है, अब ये मेरी है। मनोज विनोद को एक जोरदार तमाचा मारता है। तूने जिसे पैसे दिए थे उसी से अपने पैसे वापस मांग, मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और सारी बातें सुनकर विनोद लाला को गिरफ्तार कर लेती है और मनोज रिंकी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। घर आकर मनोज पूनम को घर से निकाल देता है। निकल जा मेरे घर से, तू मेरे घर में रहने के लायक ही नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं, तुझे यहां से जाना ही होगा। और गुस्से में मनोज पुलिस को फोन करके बुला लेता है और पूनम को पुलिस के हवाले कर देता है। माँ को पुलिस के हवाले करता देख नन्हा मोनू रोने लगता है। पापा, मम्मी को माफ कर दीजिए, मैं मम्मी के बिना कैसे रहूंगा? नहीं, इसे तो कभी भी माफ नहीं करूंगा। पापा, अगर मम्मी जेल चली जाएगी तो मोनू को भी बिना माँ के रहना पड़ेगा, जैसे मैं जी रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई से उसकी माँ का प्यार छिन जाए। देखा, मेरी बच्ची कितनी समझदार है, ये तुम्हें माफ करने के लिए कह रही है। पूनम रोती हुई रिंकी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रिंकी के कहने पर मनोज पूनम को माफ कर देता है। तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, रिंकी को अपनी बेटी की तरह प्यार करो। हाँ, मैं रिंकी को बहुत प्यार करूंगी और इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। रिंकी ने पूनम को जेल जाने से बचा लिया था। पूनम रिंकी को गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। ये कहानी हिना की है, जिसके हाथों में गजब का हुनर था। बचपन से ही हिना को मेहंदी लगाने का बड़ा शौक था। बिना कहीं से सीखे वो मेहंदी के बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाती थी, लेकिन उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे। हिना जब सिर्फ 2 साल की थी, उसके अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए थे।
तब से उसकी अम्मी सबीना ही सब कुछ संभाल रही थी। हिना, मुझे काम के लिए देर हो रही है, तो तू ऐसा करना, घर के जो भी काम बचे हैं तू निपटा लेना, ठीक है? ठीक है अम्मी, मैं सब कर लूंगी, लेकिन आप काम से लौटते हुए बिरजू अंकल की दुकान से मेहंदी लेती आना, याद से ले आना, भूलना मत। हाँ हाँ ठीक है, चल मैं चलती हूँ, तू सारे काम कर लेना ठीक से। हिना की माँ सबीना लोगों के घरों में काम करके अपना और हिना का खर्च उठा रही थी। वो हिना को स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन स्कूल में एडमिशन के लिए और पैसों की जरूरत थी। सबीना 3 घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम कर रही थी और फिलहाल उसकी कमाई से सिर्फ खाने और पहनने का ही जुगाड़ हो पा रहा था। सबीना हर रोज काम निपटाने के बाद नया काम ढूंढने निकल जाती, लेकिन हर रोज मायूसी ही हाथ लग रही थी। अम्मी, आज बड़ी देर हो गई आपको, फिर से काम ढूंढने दूर निकल गई थी क्या? हाँ, कई जगह पूछा लेकिन कहीं बात नहीं बनी। अम्मी, और कितना काम करोगी? 3 घर तो पहले से ही हैं, इससे ज्यादा करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी बात मान लो ना आप, मुझे सोनाली भाभी के ब्यूटी पार्लर से काम सिखवा दो, फिर देखना मैं अपना खुद का पार्लर खोलूंगी और खूब सारे पैसे कमाऊंगी, फिर आपको कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अम्मी, मेरी मेहंदी कहाँ है? खरीदी तो थी ना? नहीं खरीदी और ना ही खरीदूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तेरे शौक पूरे करने के लिए। और एक बात साफ साफ सुन ले हिना, ये पार्लर वार्लर का काम नहीं सिखवा पाऊंगी मैं तुझे। किसी तरह थोड़ी और कमाई बढ़ जाए तो सबसे पहले स्कूल भेजना है तुझे। इतना कहकर सबीना रसोई में चली जाती है। हिना अपने घर के हालात जानती थी और अच्छे से समझती भी थी। वो भी अपनी अम्मी की मदद करना चाहती थी, इसीलिए पार्लर का काम सीखना चाहती थी, लेकिन सबीना को ये सब फालतू लगता था। ऐसे ही दिन बीतते गए, न सबीना को और काम मिला और न ही हिना स्कूल जा सकी। फिर एक दिन, अरे वाह हिना, ये डिजाइन तो पार्लर वाली भी नहीं लगा पाई थी और तुमने बिल्कुल जैसे का तैसा बना दिया। हाँ भाभी, आपने जिस दिन ये डिजाइन दिखाया था उसी दिन से इसकी तैयारी कर रही थी। सच में बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है। अब एक काम करो, ये मेरा पर्स रखा है, जरा खोलो तो इसे। हाँ भाभी, क्या चाहिए पर्स में से? वो 50 रुपए है ना, उन्हें निकालो। हाँ ये लीजिए, अब क्या करना है? इन्हें तुम रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कभी आपसे पैसे मांगे हैं क्या? मुझे तो मेहंदी लगाने का शौक है, बस इसीलिए लगाती हूँ। हाँ जानती हूँ, और इसीलिए ये पैसे दे रही हूँ ताकि तुम अपने शौक को अपनी कमाई का जरिया बनाओ। तुम्हें पता है, सोनाली भाभी के पार्लर में एक हाथ का 100 रुपए लेते हैं और मेहंदी भी अच्छी नहीं लगाते। तुम उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती हो। लेकिन सुषमा भाभी, मेरे पास कोई क्यों आएगा? मेरा तो पार्लर भी नहीं है और मैंने कहीं से मेहंदी लगाना सीखा भी तो नहीं है। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम सबको खींच कर लाएगा। देखो, शादियों का सीजन आने वाला है, मैं अपनी सारी सहेलियों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। उन्हें तुम्हारा काम अच्छा लगा तो वो औरों को बताएंगी। ये तो बहुत अच्छा रहेगा भाभी, मेरा शौक भी पूरा होगा और मैं अम्मी की मदद भी कर पाऊंगी। हिना के पास अगले ही दिन 2 औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आ गईं। उन्हें सुषमा ने ही हिना के पास भेजा था। हिना पूरी मेहनत से उन दोनों के हाथों पर बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे हिना के पास काफी औरतें और लड़कियां मेहंदी लगवाने उसके घर आने लगी और हिना घर बैठे बैठे कमाने लगी। अरे हिना, ये राशन कौन लेकर आया? मैं लाई अम्मी, मेहंदी लगाकर मेरे पास पैसे हो गए थे, उन्हीं से लेकर आई हूँ। हिना की बात सुनकर सबीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हिना का सिर सहलाकर अपने काम में लग जाती है। वक्त के साथ हिना का नाम होने लगा। मोहल्ले के मशहूर पार्लर के बजाय अब हिना के घर पर औरतों की भीड़ आने लगी। आपका सब कुछ हो गया, बस मेहंदी बाकी है। आइए मैं लड़के को बोल देती हूँ, वो फटाफट लगा देगा। नहीं नहीं नहीं, मेहंदी रहने दीजिए, वो मुझे कहीं और से लगवानी है। अरे पर ऐसा क्यों? आप मेहंदी लगवा कर तो देखिए, हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं। मैंने लगवा कर देखी है आपके प्रोफेशनल से मेहंदी, इसीलिए तो कहीं और से लगवानी है। आप मुझे बिल बताइए, मैं पे कर देती हूँ। सोनाली को समझते देर नहीं लगी कि वो ग्राहक किससे मेहंदी लगवाने वाली थी। कुछ तो करना ही पड़ेगा इस हिना का, ऐसे तो हमारे यहाँ से कोई मेहंदी लगवाएगा ही नहीं। कुछ सोच सोनाली, ये अपने पार्लर की इज्जत का सवाल है।
हिना जिस दुकान से मेहंदी खरीदती थी, सोनाली ने उस दुकान वाले को कुछ पैसों का लालच देकर हिना की मेहंदी में केमिकल मिलाने के लिए तैयार कर लिया। हिना अनजाने में वही केमिकल वाली मेहंदी सबके हाथों में लगाती रही, जिससे ज्यादातर औरतों के हाथों पर एलर्जी हो गई और सभी हिना पर गुस्सा करने लगे। ये कैसी मेहंदी लगाई तुमने? हे भगवान, खुजा खुजा कर मेरे तो हाथ ही छिल गए। अब कैसे करूंगी मैं घर के काम? मुझे सोनाली के पार्लर से ही मेहंदी लगवानी चाहिए था। भले ही डिजाइन अच्छा नहीं बनता, लेकिन कम से कम मेरे हाथों पर ये एलर्जी तो नहीं होती। हिना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हुआ। वो बहुत डर गई थी। उसने फौरन अपनी सारी मेहंदी पानी में बहा दी और रोने लगी। हिना, परेशान मत हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मी, खुदा पता नहीं किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। मैंने तो इतने प्यार से मेहंदी तैयार की थी, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मुझसे मेहंदी लगवाने कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? खुदा अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं। अब ये तुम पर है कि तुम्हें हिम्मत करके इसे पार करना है या हार मानकर रोते रहना है। पहले मैं ही तुझे इस काम से दूर रहने को कहती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि इसी काम में तेरी खुशी है, और अब मैं तेरे साथ हूं बेटा। शुक्रिया अम्मी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी मेहंदी को आखिर हुआ क्या है। क्या हुआ था ये तो नहीं पता, पर अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ ना, वो मैडम एक आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। उन्हें मैंने तेरी मेहंदी दिखाई थी। उन्होंने बताया कि उसमें मेहंदी के अलावा कोई और चीज भी थी जो हाथों को नुकसान दे गई। लेकिन अम्मी, मैंने तो कुछ अलग से मिलाया ही नहीं, फिर ऐसा कैसे हुआ? हो सकता है ये बिरजू की मेहंदी में कुछ गड़बड़ हो। तू ऐसा कर, इस बार दूसरी दुकान से मेहंदी खरीद और सबसे पहले मेरे हाथों पर लगा। और हाँ, और इस सबसे पहले मेरे साथ मिलकर एक तेल बना। मैडम जी ने बताया है कि कैसे बनाना है, उससे सबके हाथों को आराम आ जाएगा। हिना ऐसा ही करती है। उसकी माँ सबीना के हाथों पर मेहंदी का रंग बहुत ही अच्छा चढ़ता है और उसके हाथों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था। ये देखकर हिना का खोया आत्मविश्वास फिर लौट आया और वो फिर से अपना मेहंदी लगाने का सामान लेकर अपने घर के बाहर बैठ गई। तभी सोनाली वहां से गुजरी। उसने हिना को देखकर उससे कहा, फिर खोल ली तूने अपनी दुकान? और कितने हाथों को खराब करेगी? न क्वालिटी का पता और न ही डिजाइन की समझ, चली है मुझसे टक्कर लेने। सुन, तेरी भलाई के लिए कह रही हूं, ये सब छोड़ और वो कर जो तेरी माँ करती है, समझी? तभी वहां पर सोनाली की 5 साल की बच्ची आ जाती है। वो लगातार अपने हाथ खुजा रही थी और रोती जा रही थी। मम्मी, मम्मी खुज्जी हो रही है। मम्मी खुज्जी। अरे, तुमने वो मेहंदी कब लगाई और क्यों लगाई? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के हाथों पर अपनी जहरीली मेहंदी लगाने की? भाभी, श्रद्धा ने बड़े मन से कहा था, इसीलिए लगा दी थी मैंने। लेकिन आप चिंता मत करो, ये मैंने एक तेल बनाया है, ये इसके हाथों को ठंडक देगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर हिना सोनाली की बेटी के हाथों पर वो तेल मल देती है, जिससे उसके हाथ कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वाह, मेरे हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गए। मम्मा देखो ना, दीदी ने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। दीदी, आज मेरे पैरों पर भी लगा दोगी प्लीज? ये सब देखकर सोनाली हैरान थी। वो जानती थी कि उसकी बच्ची के हाथों पर एलर्जी की जिम्मेदार हिना नहीं बल्कि वो खुद थी। वो ये सब करके भी हिना को मेहंदी लगाने से नहीं रोक पाई, क्योंकि हिना ने एक एक करके सभी के हाथ अपने तेल से ठीक कर दिए थे। सोनाली शर्मिंदा थी। उसने हिना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हिना, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मेहंदी में केमिकल मैंने ही मिलवाया था। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपको टक्कर देने का मैंने कभी नहीं सोचा, बल्कि मैं तो हमेशा से आपसे सीखना चाहती थी। तो तुम मेरे पास आई क्यों नहीं? वो भाभी, अम्मी के पास पैसे नहीं थे तो बस इसीलिए। क्या हुआ अगर पैसे नहीं थे? तुम्हारे पास जो हुनर है वो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम आज से ही मेरे पार्लर में आना शुरू करो और मेरे लिए काम करो। तुम सबको मेहंदी लगाना और मैं तुम्हें उसके पैसे तो दूंगी ही, साथ ही पार्लर का बाकी काम भी सिखाऊंगी, वो भी बिना पैसों के। जो सोनाली पहले हिना के लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी, अब उसने एक ही पल में हिना की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। सोनाली और हिना दोनों खुश थे, क्योंकि वो दोनों ही अब एक दूसरे की मदद करने जा रहे थे।